नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीआई के बारे में और ऐसे फैक्टर्स को जानेंगे जिनकी वजह से यूपीआई आज इंडिया का सबसे बड़ा पेमेंट सर्विस बन गया है। करीबन 75% डिजिटल पेमेंट्स इंडिया में आज यूपीआई के ही द्वारा किए जाते हैं। इससे पहले कि हम इन कारणों को जानें, आइए थोड़ी सी यूपीआई की हिस्ट्री को ब्रीफ में जान लेते हैं। दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि हमारे बैंकिंग सिस्टम के डिजिटाइजेशन होने से पहले हम कोई भी फंड ट्रांसफर करने के लिए बैंकों में ही जाया करते थे, जहाँ अक्सर हमें घंटों तक लाइन में लगे रहना पड़ता था। हमें धागे में बंधे पेन को यूज़ करके फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते थे, जिसमें हमें रेसिपिएंट का अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम और ब्रांच का आईएफएससी कोड लिखना पड़ता था। हमें पैसे डिपॉजिट करने के लिए काफ़ी सारा कैश भी कैरी करना पड़ता था। स्कूल्स और कॉलेजेस की फीस ज़्यादातर डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भरी जाती थी और काफ़ी बड़े बिजनेस चेक्स का इस्तेमाल किया करते थे और कई बैंकों में हमें काउंटर से काउंटर तक घूमना पड़ता था। इन प्रोसेस को कंप्लीट करने में बैंक अक्सर पूरा दिन ले लेती थी और डिपॉजिट के कंफर्मेशन के लिए आपको रेसिपिएंट को ही फ़ोन करना पड़ता था। बैंक इन ट्रांजैक्शंस के डॉक्यूमेंटेशन के लिए बड़े बड़े रजिस्टर इस्तेमाल करते थे। आरबीआई एंड इंडियन गवर्नमेंट ने इन समस्याओं के समाधान के लिए इंडियन बैंकिंग को डिजिटाइज करने का पहला स्टेप लिया और वो पहला स्टेप था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है आरटीजीएस। इसे आरबीआई ने 2004 में शुरू किया था। आरटीजीएस में 2 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस को किया जा सकता था। 2 लाख से कम के ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई ने 2005 में एनईएफटी का निर्माण किया। एनईएफटी का फुल फॉर्म था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स। यह एक इंडियन सिस्टम था इन कंपैरिजन टू आरटीजीएस, जो कि विश्व में 100 से भी ज़्यादा बैंक यूज़ किया करते थे। एनईएफटी में 30 मिनट के अंतराल पर हमेशा ट्रांजैक्शंस को पूरा किया जाता था। इन दोनों फैसिलिटीज़ का उपयोग ज़्यादातर बड़े बिजनेसेस या फिर हाई इनकम वाले लोग ही किया करते थे, क्योंकि कंप्यूटर्स और ब्रॉडबैंड का एक्सेस इंडिया में काफ़ी लिमिटेड ही था। इन सिस्टम्स को मेंटेन करने के लिए आरबीआई को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते थे। इन सिस्टम्स को बैंक टाइमिंग्स के अंदर ही इस्तेमाल किया जा सकता था। इन प्रोसेसेस को फास्टर और ईजियर बनाने के लिए और ई ट्रांजैक्शंस बढ़ाने के लिए आरबीआई ने 2008 में एनपीसीआई की स्थापना की। एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट और इंडिपेंडेंट बॉडी थी, जिसका काम था डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को पूरे इंडिया में फैलाने का। 2010 में एनपीसीआई लेकर आया आईएमपीएस या फिर इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये इंडिया के सारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल था। आईएमपीएस में फंड्स तुरंत ही ट्रांसफ़र किए जा सकते थे। इन तीनों प्रोसेसेस में हमें बेनिफिशियरी को ऐड करने की आवश्यकता होती थी और ये तीनों प्रोसेसेस में एक ट्रांजैक्शन फ़ी हमें देनी पड़ती थी, जिसका रेंज था 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक। आईएमपीएस पूरे 24/7 अवेलेबल था और आईएमपीएस कार्ड पेमेंट्स, वाउचर, डिजिटल वॉलेट्स जैसे ऑप्शंस को भी इंक्लूड करता था। Even with this digitization by RBI, over 80% of transactions in India were done by cash. Cash was the king. और पूरे भारतवर्ष को कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए एनपीसीआई ने 2016 में लॉन्च किया यूपीआई को। 2017 तक आते आते यूपीआई के ट्रांजैक्शंस 900% तक बढ़ चुके थे। इस ग्रोथ के पीछे कुछ ऐसे कारण हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। पहला है मोबाइल फ़ोन्स। 2014 में चाइनीज़ की कुछ मोबाइल कंपनीज़ ने इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। इसमें से आज के बड़े मोबाइल ब्रांड्स जैसे शाओमी, ओप्पो, लेनोवो शामिल थे। चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज़ ने इंडियन मोबाइल सेक्टर को कम्प्लीटली ही डिसरप्ट कर दिया था। ये मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी फास्ट, फीचर रिच, जैसे कि बेटर कैमरा, बेटर रैम, बिगर बैटरी और एक अमेजिंग यूआई के साथ बेचे जाने लगे। ऑफ कोर्स इसमें 4G की नेटवर्क की कैपेबिलिटीज़ होती थी। ये फ़ोन्स करीबन 8 से 15 हज़ार के बीच में खरीदे जा सकते थे और चाइनीज़ मोबाइल कंपनीज़ ने फ्लैश सेल जैसे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके अपनी पकड़ ऑलमोस्ट 50% तक कर ली थी बाय द एंड ऑफ 2017। लेकिन इंडिया में अभी भी 3G नेटवर्क को यूज़ किया जाता था और उसके इंटरनेट स्पीड काफ़ी कम हुआ करते थे। 2016 में रिलायंस जियो ने अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च किया पूरे इंडिया में। ये सर्विसेज कम्प्लीटली फ्री थी मार्च 2017 तक। इसमें न्यू यूजर्स को 4 GB डेटा प्रतिदिन और अनलिमिटेड इंटरनेट रात को 2 से 5 बजे के बीच में दिया जाता था। इसी बीच काफ़ी सारे लोगों ने 4G मोबाइल्स को अपनाना शुरू कर दिया था और दिसंबर 2017 तक यूपीआई ने 145 मिलियन ट्रांजैक्शंस कर लिए थे।
तीसरा आया डीमोनेटाइजेशन। आई थिंक कोई भी इंडियन सिटीजन इस दिन को कभी भुला नहीं सकता। इस न्यूज ने पूरे इंडिया को शॉक में डाल दिया था। 500 और 1000 रुपए के नोट को इलीगल घोषित कर दिया था कुछ ही मिनटों में, और नए 500 और 2000 के नोट को मार्केट में लाया गया। काफी इंडियंस बैंकों के बाहर घंटों तक खड़े रहते थे अपने पुराने नोट्स को एक्सचेंज करने के लिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड काफी इंडियन सिटीजन्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई थी। इंडियन गवर्नमेंट का कहना था कि ये एक स्टेप है जो कि डिजिटल पेमेंट्स को बूस्ट करेगा और एक ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा। दिस वाज वन मेजर अटेम्प्ट टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया अ कैशलेस इकोनॉमी। There was a massive surge in the use of debit cards, credit cards and of course UPI. काफ़ी लोगों ने शॉपिंग ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे Amazon एंड Flipkart पर करनी शुरू कर दी। भारतीय सरकार ने मर्चेंट्स को कुछ सब्सिडीज भी दिए ताकि वो इन सिस्टम्स को अडॉप्ट कर सके। भारत को कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए उसके सिटीजन्स के पास एक बैंक अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी था। 2014 में भारतीय सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम निकाली जिसका नाम था जन धन योजना। इस स्कीम के तहत भारतीय सरकार ने भारतीय बैंकों को रिक्वेस्ट किया कि वो लोगों को जीरो बैंक बैलेंस वाले अकाउंट ओपन करने दे। इन अकाउंट्स में कोई मंथली एवरेज बैलेंस या कोई भी फीस की ज़रूरत नहीं थी। इसका नतीजा था कि 2016 में ही 22 करोड़ न्यू अकाउंट्स ओपन किए गए। क्योंकि काफ़ी लोगों के पास अब बैंक अकाउंट्स थे तो उन्हें डेबिट कार्ड इशू करने में भी बैंक को कोई परेशानी नहीं हुई। आज हमारे पास कई ऐसे ऐप हैं जिससे हम यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम इत्यादि। इन ऐप्स ने कैशबैक जैसे ऑफर्स को यूज़ करके अपने कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया। फिर आया लॉकडाउन। आपको पता ही है कि मार्च 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने 3 वीक्स के लिए लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। इन लॉकडाउन के दौरान डिजिटल ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली ही रुक चुके थे। भारतीय सरकार ने लॉकडाउन को स्लोली ईज किया और ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन लोगों ने यूपीआई को अपनाना शुरू कर दिया था। इसका मेन रीज़न था कि लोग इन्फेक्टेड ना हों। हर दुकान, हर वेजिटेबल सेलर के पास यूपीआई स्कैनर देखने को मिलते थे और यूपीआई के द्वारा पेमेंट्स अब आम बात हो चुके थे। फिर आया सेकेंड वेव जिसने पूरे कंट्री को घुटनों में लाकर रख दिया और लोगों ने यूपीआई को तेज़ी से अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। यूपीआई अब एक ऑप्शन ही नहीं, अब यह एक रेगुलर हैबिट बन चुकी थी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे बास्केट केस, ग्रोफर्स, अमेजन फ्रेश, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी, वेजिटेबल्स और किराने के सामान को बेचने लग गए। दोस्तों, इन सारे फैक्टर्स की वजह से आज यूपीआई इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सर्विस बन चुका है। यूपीआई को करीबन 30 कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार ने अपनी कोशिश को जारी रखा है। इसको हम डिटेल में अलग वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए हम इस वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।